अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके आप अपना उत्पादन 15 से 20 गुना बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप कम पानी का इस्तेमाल करके, कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके अपना प्रोड्यूस का क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, तो शायद आप मेरी बात तब भी ना माने। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है और कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मैं हूं एग्री टॉक का फाउंडर और होस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, टेक्नोलॉजी में, लाखों और करोड़ रुपए के ग्रीन हाउस निकाल लीजिए। इनफैक्ट मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, बेनिफिट्स देखिए और फिर आगे बढ़िए। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है और उसके अलग अलग लेवल कौन से होते हैं, ताकि हर एक किसान, चाहे वो एक छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, सब टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर अपनी खेती को एक लेवल आगे ले जा सके। और एक बात समझ लीजिए, एग्रीकल्चर या किसी भी बिजनेस में एक लेवल ऊपर जाने में एक रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन जब तक आप वो रिस्क नहीं लेंगे आप वो लेवलअप नहीं कर पाएंगे। और इसे एक एक्सपेंस के रूप में मत देखिए, इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए। आप में से 80% लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने 5 सबसे प्रिय मित्र को ये वीडियो भेजिए, ताकि एग्रीकल्चर के बारे में हम जानकारी और लोगों तक फैला सकें। अगर आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन समझना है तब आपको एक प्लांट को समझना होगा। अब किसी भी प्लांट को एक इंसान की तरह उसके ग्रोथ के लिए सर्टेन कंडीशंस चाहिए होते हैं, जैसे प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, रूट जोन के लिए इरिगेशन, न्यूट्रिशन, ताकि प्लांट अपने फंक्शंस को मेंटेन कर सके। अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का उद्देश्य ये है कि ये सारे ग्रोइंग कंडीशंस को क्रॉप के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करे, ताकि क्रॉप से आपको मिले बेहतर यील्ड, बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंट्रोल। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के और कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे आपका ग्रोइंग सीजन बढ़ सकता है, आप कंट्रोल्ड माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हो आपके रीजन में। और अगर आपको लगता है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आज का टेक्नोलॉजी है, तो आप बिल्कुल ही गलत है। हज़ारों साल पहले जब खाना को उगाया जाता था, उस समय भी हॉट एंड कोल्ड बेड्स का इस्तेमाल किया जाता था। गर्मी के समय प्लांट को कूलिंग दिया जाता था, जब विंटर होते थे तो बेड में गर्मी पैदा किया जाता था। ऐसे बहुत अलग अलग तकनीक थे जिससे किसान खाना उगाते थे जब मुश्किल कंडीशंस आते थे। चलिए समझते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल कौन से हैं और कौन से लेवल पर आप हैं, ताकि आप अपने खेती को बेहतर कर सकें। लेवल 1, मल्चिंग। यदि आप मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है मिट्टी से। मल्चिंग के प्राइमरी उद्देश्य होते हैं, सबसे पहला खरपतवार या वीड ग्रोथ को कम करना, दूसरा सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करना, इवेपोरेशन लॉसेस को कम करना, तीसरा सॉइल टेम्परेचर को बेहतरीन करना, और चौथा इन सब का कंबाइंड रिजल्ट सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी को बेहतर रखना। अब क्यों ज़रूरी है ये सारे पॉइंट्स एक एक करके समझते हैं। किसी भी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है मिट्टी से, और यदि आपके मिट्टी के आसपास कई सारे वीड्स या खरपतवार होंगे तो वो कम्पीट करेंगे आपके प्लांट के साथ न्यूट्रिशन के लिए। इसका ये रिजल्ट होगा कि आपके प्लांट का ओवरऑल न्यूट्रिएंट अपटेक ठीक से नहीं हो पाएगा, आपका फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट क्वांटिटी और क्वालिटी सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। यदि आप एक मल्च लगाएं जिससे लाइट पास नहीं करे, तो आप खरपतवार की ग्रोथ को रोक सकते हैं, जिसके कारण आपका ओवरऑल प्रोड्यूस का क्वालिटी बेहतर हो सकता है। मल्चिंग लगाते समय आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखने होंगे। हमेशा काला साइड सॉइल को फेस करना चाहिए। आपके मल्च के थ्रू लाइट पास नहीं करना चाहिए। आपका मल्च सॉइल में डिग्रेड नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स ना निकले। और सबसे ज़रूरी, आपका मल्च आसानी से फटना नहीं चाहिए, होल साइज एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो होल के पास वीड ग्रोथ होने लगेंगे और अल्टीमेटली मल्चिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्व नहीं होगा। एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप कौन सा मल्च किस समय पर लगाएं। यदि आप समर प्लांटिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको ब्लैक और वाइट मल्च का इस्तेमाल करना है, और यदि आप विंटर प्लांटिंग कर रहे हैं या फिर रेड क्रॉप्स जैसे स्ट्रॉबेरी, टमाटर ये कुछ उगा रहे हैं, तब आपको ब्लैक और सिल्वर मल्च का इस्तेमाल करना है। हमारे देश में ज़्यादातर आपको ये 2 कलर्स ही मिलेंगे, तो अगर आप मल्चिंग का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली एक लेवल ऊपर आपकी खेती जा सकती है। मल्चिंग का एक और बेनिफिट है कि पानी का इवेपोरेशन लॉस को वो कम करता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मल्चिंग का इस्तेमाल आप ड्रिप इरिगेशन के साथ करेंगे। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जब आप मिट्टी को पानी देते हैं तो वो पानी हवा में इवेपोरेट हो सकता है, इससे जो आपका वाटर लॉसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यदि आप मल्चिंग का इस्तेमाल करें तो वो वाटर सॉइल में रिटेन होगा, जिससे आपका सॉइल मॉइस्चर लेवल्स हाई रहेंगे।
इससे ना सिर्फ प्लांट को बेनिफिट है बट आपकी ओवरऑल सॉइल हेल्थ और सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लेवल 1 में दूसरा टेक्नोलॉजी जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वो है ड्रिप इरिगेशन। अब फिर से पहले ये समझिए कि ड्रिप इरिगेशन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ड्रिप इरिगेशन से पहले प्लांट को पानी कैसे दिया जाता था, ड्रिप इरिगेशन से पहले प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता था। टिपिकली एक मेथड फॉलो किया जाता था जिससे हम कहते हैं फ्लड इरिगेशन या फिर फ्लडिंग, जहां आप एक बकेट के थ्रू या फिर एक पाइप के थ्रू प्लांट को पानी दें, प्लांट को न्यूट्रिशन दें स्प्रे के थ्रू। अब इससे बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं। सबसे पहले कि आपके पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। जो चीज़ मानो कम से कम पानी में हो सकता है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हो फ्लड इरिगेशन या फ्लडिंग के थ्रू। दूसरा एडवांटेज जो ड्रिप इरिगेशन का है वो है कि प्लांट को आप प्रिसाइज न्यूट्रिशन दे सकते हैं। यदि आप फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करें या फिर स्प्रेइंग का इस्तेमाल करें न्यूट्रिशन देने के लिए तो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब प्लांट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है अपने रूट से। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं एकदम रूट लेवल पे प्लांट को अवेलेबल है। इससे जैसे कि मल्चिंग में हमने देखा ओवरऑल न्यूट्रिएंट अपटेक आपका बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। यदि आपने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग लगा दिया तो आपकी खेती ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएगी। और इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचेगा। अब जो चीज़ या जो खरपतवार लेबर हाथ से निकाल रहा था वो अच्छे मल्च का इस्तेमाल करने से वो खरपतवार आएगा ही नहीं। जो पानी दे रहा था आपका लेबर, जो न्यूट्रिएंट दे रहा था आपका लेबर, अब वो एक ड्रिप इरिगेशन और वेंचुरी सिस्टम के थ्रू प्लांट को डायरेक्ट जा रहा है। ना सिर्फ आप रिसोर्सेज बचा रहे हैं जो कि है पानी, बट आप साथ ही साथ पैसा बचा रहे हैं, लेबर कॉस्ट बचा रहे हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज लेवल 1 में तीसरा टेक्नोलॉजी है लो टनल्स। अब लो टनल्स क्या होते हैं? लो टनल्स को आप समझिए आपके प्लांट के लिए एक छोटा सा ग्रीन हाउस होता है या फिर एक मिनी ग्रीन हाउस होता है। ओपन फील्ड में जब भी आप किसी प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा रिस्क पर होता है। अगर उस समय बारिश हो गया, उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो आपका क्रॉप स्टार्ट होने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए कई सारे लोग लो टनल्स बनाते हैं। अभी लो टनल्स कुछ लोग प्लास्टिक के बनाते हैं और लो टनल्स कुछ लोग नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन जो कि क्रॉप कवर हम कहते हैं उसके बनाते हैं। लो टनल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उस छोटे प्लांट के लिए आप एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लीजिए। अगर कोई बच्चा जस्ट अभी 2-3 साल का हुआ है, कभी एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में गया नहीं है और आप उसे सीधा ठंडा में डाल दें या सीधा गर्मी में डाल दें तो चांसेस है कि उसकी तबीयत जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि आप एक यंग सीडलिंग या यंग प्लांट को प्रॉपर ग्रोइंग कंडीशंस नहीं दें या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर से एक्सपोज कर दें तो वो क्रॉप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्रॉप कवर या लो टनल फिल्म्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट्स को एक प्रॉपर ग्रोइंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं और अपने प्लांट को स्ट्रॉन्ग और हार्डी बना सकते हैं। लो टनल फिल्म या क्रॉप कवर्स का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि कई सारे किसान इसका इस्तेमाल करके एक ऑफ सीजन प्रोडक्शन निकाल पाते हैं जिस समय उन्हें बेहतर भाव मिलता है। तो ये थे लेवल 1 के 3 टेक्नोलॉजी जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने फार्मिंग में अपना सकते हैं ताकि आपकी खेती बेहतर हो सके। अब चलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लेवल नंबर 2 पर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का लेवल नंबर 2 या इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें हम बात करेंगे 3 कॉमन टेक्नोलॉजी जो भारत में कई सारे किसान आज यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले नेट हाउस। अब सिंपल शब्दों में एक नेट हाउस क्या होता है, जैसे कि शब्द में ही है, नेट से बना हुआ प्लांट्स के लिए एक घर। मुझे आज बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि बहुत सारे छोटे किसान आज ओपन फील्ड फार्मिंग से नेट हाउस फार्मिंग के प्रति जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी हैं जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। एक नेट हाउस क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है वो समझने के लिए आपको वापस जाना होगा कि एक प्लांट को क्या क्या चीज़ चाहिए होते हैं उसके ग्रोथ के लिए। हमने समझा था कि प्लांट को प्रॉपर लाइट चाहिए होता है। हर एक स्पेसिफिक क्रॉप का एक सर्टेन लाइट इंटेंसिटी होता है। प्लांट को प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। हर एक प्लांट का सर्टेन टेम्परेचर रेंज होता है कि इस टेम्परेचर में ये क्रॉप बेहतर होगा। हर प्लांट का ह्यूमिडिटी एक्सपेक्टेशन होता है। हर प्लांट को सर्टेन पेस्ट और डिजीज से थ्रेट होता है। एक नेट हाउस लगाकर और सही प्रकार के नेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को प्रॉपर लाइट कंट्रोल दे सकते हैं। आप अपने प्लांट को पेस्ट और डिजीज से बचा सकते हैं और काफ़ी हद तक आप टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अब नेट हाउस भी कई प्रकार के होते हैं। आप सिंगल लेयर नेट हाउस बना सकते हैं जिसका मतलब हो टॉप में एक लेयर नेट हो और साइड में नेट हो। आप डबल लेयर नेट हाउस बना सकते हैं जहाँ पे टॉप पे आपके 2 लेयर्स रहेंगे, या फिर आप 3 लेयर नेट हाउस बना सकते हैं जहाँ पे आपके टॉप पे 3 लेयर रहेंगे। अब किस प्रकार का नेट हाउस आप बनाएं वो डिपेंड करता है आपके क्रॉप पर, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस पर
और आप क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के नेट भी आते हैं। इंसेक्ट नेट होता है जिसे आप टिपिकली साइड में लगाते हैं ताकि बाहर से आपके नेट हाउस या पॉली हाउस में पेस्ट नहीं आए। शेड नेट का इस्तेमाल ज़्यादातर टॉप पे किया जाता है लाइट कंट्रोल के लिए और टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारे जगह पे अगर पेस्ट पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर वो शेड नेट इस्तेमाल करते हैं साइड में ताकि क्रॉप्स को बेहतर वेंटिलेशन मिले। तो अल्टीमेटली कैसा नेट यूज़ करना है, कैसा नेट हाउस लगाना है, वो डिपेंड करेगा आप कौन से रीजन में हैं और आप कौन सा क्रॉप उगाना चाह रहे हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, कैप्सिकम जैसे क्रॉप को बहुत अच्छा वेंटिलेशन चाहिए। एक वाइन क्रॉप है और ज़्यादातर हमारे देश में जो नेट हाउस लोग बनाते हैं वो काफ़ी छोटा बनाते हैं, मतलब क्रॉप के लिए ब्रीदिंग स्पेस काफ़ी कम होता है। तो बहुत लोग नेट हाउस में कैप्सिकम में साइड में शेड नेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी वेंटिलेशन बेहतर रहती है। लेकिन अगर आपके एरिया में पेस्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो छोटे छोटे पेस्ट आपके शेड नेट के छेद से अंदर घुस जाएंगे। उन एरियाज़ में आपको इंसेक्ट नेट या ऑप्टीनेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका पेस्ट अटैक नहीं आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होता है। तो ये सब चीज़ कभी भी चूज़ कर रहे हैं तो एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए ताकि आप सही डायरेक्शन में जा सकें। नेट हाउस के कई सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत प्रिसाइज कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपके एरिया में रेनफॉल बहुत हाई है तो इस एरिया में नेट हाउस नहीं चलेगा, क्योंकि नेट हाउस जैसे कि नाम ही है वो आपके क्रॉप को बारिश से नहीं बचाएगा। तो हमेशा किसी भी प्रकार का ग्रोइंग या टेक्नोलॉजी चूज़ करने से पहले अपने एरिया के वेदर डेटा को डीपली एनालाइज करिए। इंटरमीडिएट लेवल में टेक्नोलॉजी नंबर 2, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। अब एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस और एक नेट हाउस में क्या डिफरेंस है ये समझने के लिए वापस चलते हैं कि एक प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या ग्रोइंग कंडीशंस चाहिए। नेट हाउस में हमने समझा कि आप प्लांट को प्रॉपर लाइट कंट्रोल और पेस्ट और डिजीज से प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं। एक पॉली हाउस में आपके पास बेहतरीन कंट्रोल होता है ओवर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्लांट का माइक्रो क्लाइमेट और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने प्लांट को बारिश से बचा सकते हैं। अब जिससे पहले कि मैं ये समझाऊं कि एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस के क्या एडवांटेजेस हैं, मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी तब यूज़फुल होता है जब आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें और साथ ही साथ उसमें सही ग्रोइंग करें। कल आप अकेले नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस लगा लें, सही प्रकार का सिलेक्शन नहीं करें, सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही नेट, सही प्लास्टिक और सबसे ज़रूरी सही ग्रोइंग नहीं करें तो आपको शायद कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और फिर आप कहोगे कि पॉली हाउस एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल नहीं, आप पॉली हाउस को सिलेक्ट करने में और यूज़ करने में फेल हुए हैं। ऐसा कई जगहों पे आप ये भी देखेंगे कि नेट हाउस जो कि एक सस्ता टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन और उत्पादन मिल रहा है, जबकि पॉली हाउस में बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि पॉली हाउस चलाने वाले को पॉली हाउस चलाना कभी आया ही नहीं। ऐसा समझ लो कि आप गाड़ी खरीद लो और आपको गाड़ी चलाने आया ही नहीं। कभी भी किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें तो समझिए कैसे टेक्नोलॉजी चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद उसमें आपको क्या क्या चीज़ करने हैं ताकि आप बेहतरीन कंट्रोल दे सके अपने प्लांट्स के लिए। पॉली हाउस में तो सबसे पहले आप अपने प्लांट को बारिश से बचा रहे हो, राइट। नेट हाउस में आप अपने प्लांट को बारिश से नहीं बचा पा रहे थे। पॉली हाउस में आप पॉलीफिल्म का चयन करके किस प्रकार का लाइट और कितना लाइट आए ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार के शेडिंग स्क्रीन का इस्तेमाल करके उस लाइट के बाद कितना टेम्परेचर रेगुलेट हो और कितना लाइट प्लांट तक पहुँचे वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का फंडामेंटल ये है कि एयर मूवमेंट या एयर प्रिंसिपल्स नेचुरल रहते हैं। आपका जो फ्रेश हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपके साइड वेंट के थ्रू आता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो हवा बाकी रह गया पॉली हाउस में वो गर्म हवा होता है। गर्म हवा हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने पर आपके टॉप वेंट से हवा निकल जाता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल एयर मूवमेंट फ्लो इनसाइड अ पॉली हाउस। और पॉली हाउस के यही फंडामेंटल वेंटिलेशन पैटर्न पर और यही फंडामेंटल एयर फ्लो मूवमेंट पर आपका ग्रोथ डिटरमाइन करता है। अगर आप ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि आपके पॉली हाउस में प्लांट को प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, सही प्रकार से इरिगेशन मिले और प्लांट आपका ट्रांसपायर कर रहा है यानी कि पत्तों से पानी निकाल रहा है, तब आपका प्लांट पॉली हाउस के अंदर 100% हेल्दी रहेगा। भारत में पॉली हाउस में ज़्यादातर फ्लावर्स किए जाते हैं और वेजिटेबल्स पे 3-4 मेन वेजिटेबल्स है जो कि आपका शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और कुछ आजकल नए नए वेराइटीज़ लोग कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको पॉली हाउस करना है तो गवर्नमेंट पॉली हाउस पे सब्सिडी भी देती है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के थ्रू। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। यदि आप ओपन फील्ड से नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस की खेती में आए
और सही प्रकार से NVPH का इस्तेमाल करें तब आपका प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने कहा, मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो सकता है, जिससे आपका मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ ही साथ सही हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आपका ओवरऑल क्वालिटी भी बेहतर होगा। नेचुरली वेंडेड पॉली हाउस की मेजर डिसएडवांटेजेस हैं कि सबसे पहले आपको अगर एकदम प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए और आपके एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, तो शायद उस एरिया में NVPH एक फीजिबल ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें लिमिटेड क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। अब ये NVPH का स्पेसिफिकली डिसएडवांटेज नहीं है, ओवरऑल पॉली हाउस का डिसएडवांटेज है। जो ब्रीडर्स वैरायटीज़ को ब्रीड करते हैं वो पॉली हाउसेस के लिए ब्रीडिंग उनका अलग किया जाता है, जिसे हम टिपिकली सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स कहते हैं। आज के डेट में कम ही वैरायटीज़ हैं जो भारत में NVPH के अंदर हो रही है, तो एक प्रकार से आपको एक क्रॉप लिमिटेशन आ जाता है। नेचुरली वेंडेड पॉली हाउस का तीसरा डिसएडवांटेज है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब यदि आप एक बेसिक सा भी NVPH हमारे देश में लगाओ तो कम से कम आपको एकड़ का 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारे देश में ज़्यादातर किसान इतना पैसा एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने NHM और NHB के थ्रू नेचुरली वेंडेड पॉली हाउस पर सब्सिडी दिया है। लेकिन सब्सिडी का खुद का एक डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट के कई सारे कॉस्ट नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जिससे अगर आप एक्सीड करना चाहें या जिससे आप डिफरेंट करना चाहें तो सब्सिडी को किसान अवेल नहीं कर सकता है। सब्सिडी का एक और डिसएडवांटेज है कि सारे क्रॉप्स के लिए सब्सिडी लागू नहीं होता है। कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स ही हैं जिसे आप सब्सिडी के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 2025 में मैं समझना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कैसे रूल्स निकालेगी सब्सिडी के लिए NVPH पर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लेवल 2 में आपका तीसरा और आखिरी टेक्नोलॉजी है वॉक इन टनल्स या स्पेनिश टनल्स। अब यूरोप, साउथ अमेरिका देशों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बेरी कल्टीवेशन के लिए आप देखेंगे ज़्यादातर लोग सिंपल सा टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। टनल्स का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होते हैं और साथ ही साथ एक प्रकार से क्रॉप के लिए एक माइक्रो क्लाइमेट बना देते हैं। टनल्स में एक और आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपका वेंटिलेशन बेहतर होता है। लिमिटेशन का यदि हम बात करें तो टनल्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है, अगेन आपको प्रिसाइज क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहें एकदम मुझे स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए, वो टनल से शायद मुमकिन ना होगा। एक और जो कॉमन प्रॉब्लम कई सारे लोग टनल्स में फेस करते हैं वो है पेस्ट अटैक्स का। टनल्स में आपके साइड या तो ओपन रहते हैं या फिर उन पे एक प्रकार का नेटिंग डाला जाता है, जिसमें पेस्ट अटैक्स आपके रीजन के हिसाब से काफ़ी बढ़ सकते हैं। भारत में भी टनल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज के लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज़ के तीसरे और आखिरी लेवल पर, जो कि है एडवांस्ड लेवल टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला टेक्नोलॉजी है आपका फैन एंड पैड सिस्टम या फिर क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउस। अब नेचुरली वेंडेड पॉली हाउस में हम समझे कि हवा साइड से आता है, प्लांट इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर गर्म हवा ऊपर से निकल जाता है। इसे हम चिमनी इफेक्ट या नेचुरल एयर फ्लो कहते हैं। एक फैन एंड पैड सिस्टम में ऐसा कोई एयर मूवमेंट होता ही नहीं है। वो एक क्लोज स्ट्रक्चर रहता है जिसमें ना ही साइड से हवा आने का जगह है, ना ही टॉप से हवा निकलने की जगह। फिर आप सोच रहे होंगे कि वेंटिलेशन होता कैसे है। फैन एंड पैड पॉली हाउस में आपके लिए एक साइड पे एक फ़ैन होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, और दूसरे साइड पर एक गीला पैड होता है। एग्जॉस्ट फैन का काम होता है कि वो गीले पैड से हवा को खींचे। जैसे वो हवा को खींचता है गीले पैड से, तो हवा पॉली हाउस में आता है, इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन की वजह से पॉली हाउस के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आती है, जिसकी वजह से आपका एयर फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ क्लाइमेट मेंटेन हो रहा है पॉली हाउस के अंदर। फैन एंड पैड पॉली हाउसेस का उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो, जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा हो, और टिपिकली इस्तेमाल किया जाता है प्लांट प्रोपगेशन सेंटर में, टिश्यू कल्चर में से जब कटिंग्स निकाले जाते हैं उनके हार्डनिंग के लिए, क्योंकि इन सारे जगहों में आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर एक प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है। फैन एंड पैड पॉली हाउस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने कहा, आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे एक प्रिसाइज कंट्रोल मिल सकता है। आपके पॉली हाउस के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे आपका प्लांट का प्रोडक्शन और ओवरऑल क्वालिटी बेहतर होगा, और आप एक प्रकार से उन एरियाज में ग्रोइंग कर सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बहुत एक्सट्रीम हो। फैन एंड पैड पॉली हाउस यदि आप लगा रहे हैं तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि फ़ैन और पैड के बीच का डिस्टेंस। टिपिकली हम कहते हैं कि फ़ैन और पैड के बीच का डिस्टेंस 36 मीटर से 40 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि फैन एंड पैड पॉली हाउस में एक हीट ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। अब सिंपल शब्दों में आप समझो, मैंने कहा एक साइड पे गीला पैड है, दूसरे साइड पे एक एग्जॉस्ट फैन है। जब आप गीले पैड की तरफ जाओगे वहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। जैसे ही आप गीले पैड की तरफ से थोड़े लेफ्ट होते जाओगे या हटते जाओगे, आप देखोगे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं एक हीट ग्रेडियंट।
यदि आपके फ़ैन एंड पैड पॉली हाउस में फ़ैन और पैड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये हीट ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके पॉली हाउस में एकदम अनइवन सा ग्रोथ आने लगेगा। फ़ैन पैड पॉली हाउस का डिसएडवांटेज भी यही है कि पैड के पास टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा रहता है और पैड से दूर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है। फ़ैन एंड पैड पॉली हाउस का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादातर इसका एफिशिएंसी ड्राई एरियाज़ में आता है। अब हमने डिस्कस किया कि इसमें वेंटिलेशन नेचुरल है ही नहीं, लेकिन जो हवा खिंचा रहा है वो तो बाहर से ही फ़ैन खींच रहा है ना। हवा तो पॉली हाउस के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर आपके बाहर की हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वो अंदर आके उसमें कोई कूलिंग इफेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप कौन से एरिया में कैसा सिस्टम यूज़ करें। मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, वहाँ फ़ैन एंड पैड लगा के लोग फेल कर रहे हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एयर मूवमेंट का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का आपको बहुत लाखों रुपए बचा सकता है। फ़ैन एंड पैड पॉली हाउस का तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है। एनर्जी, बिजली कॉस्ट आपको काफ़ी लगेगा और दूसरा कि काफ़ी पानी का इस्तेमाल करेगा। आपके पैड में नॉनस्टॉप पानी का सप्लाई चाहिए, तो ये पानी का सप्लाई देने के लिए इनफ वाटर रिजर्व होना चाहिए आपके पास। तो ये 3 फैक्टर को आप ज़रूर ध्यान में रखिए यदि आप एक फ़ैन एंड पैड पॉली हाउस लगा रहे हैं। मैं आपको दोनों साइड दिखाना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे दुनिया के कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फ़ैन एंड पैड का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है यंग प्लांट्स के लिए, नर्सरी के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए जहाँ आप हार्डनिंग कर रहे हैं, ताकि प्रिसाइज कंट्रोल आप दे सकें। उन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत ड्राई है। लेकिन फिर से आप समझिए प्रॉब्लम आपको क्या सॉल्व करना है और तब टेक्नोलॉजी चूज़ करिए। एडवांस लेवल टेक्नोलॉजीज़ में दूसरा टेक्नोलॉजी है आपका हाइड्रोपोनिक्स। अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोपोनिक्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है। अगर आप लॉजिकली सोचें तो जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स भी एक प्रकार का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है। अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में मैंने बोला, आप जो भी प्लांट के ग्रोइंग कंडीशंस हैं उसको प्लांट के लिए ऑप्टिमाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो शेड फैक्टर हो, चाहे वो क्वांटिटी ऑफ लाइट हो, जो भी हो। लेकिन अगर आपका मिट्टी ख़राब है तो आपको उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना होगा, और उसको ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है हाइड्रोपोनिक्स। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स हम कहते हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आपके पास रूट जोन, अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं और या फिर कोई और प्रकार का ग्रोइंग मीडिया जैसे पानी, अगर आप वाटर बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आपका 100% कंट्रोल होता है। सिंपल शब्दों में हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी की खेती करना। जैसे कि मैंने ब्रीफली मेंशन किया, हाइड्रोपोनिक्स के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट बेस्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अब सबस्ट्रेट यानी कि ग्रोइंग मीडिया। ग्रोइंग मीडिया आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोकोपीट। अब कोकोपीट को बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोकोपीट ही मिट्टी है। जी नहीं, कोकोपीट नारियल का भूसा होता है। नारियल का भूसा एक्ट करता है प्लांट के लिए एक रूट जोन एनवायरनमेंट का। अब कोकोपीट खुद में कोई काम का नहीं है। आपको कोकोपीट का पीएच और ईसी सही प्रकार का मेंटेन करना है, ताकि जो प्लांट को आप न्यूट्रिगेशन या फर्टिगेशन दे रहे हैं वो प्लांट अब्जॉर्ब कर सके। हाइड्रोपोनिक्स में कोकोपीट का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्रॉप्स आप कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हर्ब्स, लीफी वेजिटेबल्स। यदि आप कोकोपीट में फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ग्रोइंग स्किल्स एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी होते हैं, कोकोपीट में न्यूट्रिएंट्स होता नहीं है। आपको फर्टिगेशन के थ्रू प्रिसाइज न्यूट्रिएंट प्लांट को देना पड़ता है। एक और पे हमने समझा कि हाइड्रोपोनिक्स कोकोपीट या ग्रोइंग मीडिया में होता है। दूसरे ओर पर वाटर बेस्ड हाइड्रोपोनिक्स भी होता है। वाटर बेस्ड हाइड्रोपोनिक्स में आपका ग्रोइंग मीडिया नहीं होता है। जो भी न्यूट्रिशन दिया जाता है सीधा प्लांट को पानी में दिया जाता है। अब इसमें भी कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे NFT या न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, DWC या डीप वाटर कल्चर और एब एंड फ्लो सिस्टम। इस सिस्टम का मेजर एडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा पानी का बचत होता है। इसे हम एक रिसर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब जो पानी प्लांट यूज़ कर रहा है वो वापस एक टैंक में जाकर सेम पानी प्लांट को दिया जा रहा है। काफ़ी आपका पानी का बचत होता है। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज यहाँ पर है कि वाटर बेस्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यदि हम डीप वाटर कल्चर या NFT प्रोजेक्ट्स करने जाएँ तो लगभग 70 लाख रुपए पर एकड़ से 1 करोड़ रुपए पर एकड़ का मेरा कॉस्टिंग आ सकता है। और उसमें जो वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं ज़्यादातर इंडिया में, वो लीफी वेजिटेबल्स ही होते हैं, जिनका मार्केट सेगमेंट ओपन फील्ड से क्लैश करता है। तो यदि आप ये सारे टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं किसी भी प्रकार का, सबसे पहले तो समझ जाइए आप किसको बेचने वाले हैं
और वो आपके मटेरियल या आउटपुट को दूसरे ग्रोअर से कैसे डिफरेंशिएट करेगा। हाइड्रोपोनिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप सॉइल पे डिपेंडेंट अब नहीं है। सॉइल में यदि आप खेती कर रहे हैं तो एक क्रॉप साइकिल के बाद आपको ऑफन सॉइल को ब्रेक देना पड़ता है, सोलराइज करना पड़ता है, सॉइल प्रिपरेशन करना पड़ता है और फिर आप अगला क्रॉप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसका एक और आउटपुट ये होता है कि आप ऑलमोस्ट 12 महीना प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का एक और एडवांटेज है प्रिसाइज फर्टिगेशन। जब आप प्लांट को एकदम प्रिसाइज न्यूट्रिशन देंगे तब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगी, जिससे कारण आपका जो आउटपुट है वो बेहतर क्वालिटी का रहेगा और बेहतर क्वांटिटी का भी रहेगा। हाइड्रोपोनिक्स का तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक प्रकार से आप फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। अगर मिट्टी ख़राब हो जाए और हम पानी को हार्वेस्ट करने लगे, पानी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस स्टार्ट करें, तो हाइड्रोपोनिक्स ही हमें फ्यूचर में खाना देगा। लेवल 3 में आपका आखिरी और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम कह सकते हैं वो है इंडोर फार्मिंग या फिर वर्टिकल फार्मिंग। अब जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इंडोर फार्मिंग या वर्टिकल फार्मिंग ग्रीन हाउस से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल लॉजिकली सोचें तो जी हाँ। जिससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत सारे कारण की वजह से आज के डेट में भी वर्टिकल फार्मिंग या फिर इंडोर फार्मिंग भारत में एक स्केलेबल प्रोजेक्ट नहीं बन पाया है। लेकिन इसको समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए हमें एक अलग से आधा घंटा लेना पड़ेगा, उसे हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फिर से वापस चलते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पर, जो कि है प्लांट के ग्रोइंग कंडीशंस। वर्टिकल फार्मिंग मतलब एक बंद डब्बे के अंदर आप फार्मिंग कैसे कर सकते हो। वहाँ पे आपका सनलाइट नहीं है, वहाँ पे आपका वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे प्लांट ग्रो कैसे होगा। अब ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी आया था जब तक मैंने एक वर्टिकल फार्म बाहर देश में देखा नहीं। वर्टिकल फार्मिंग करके आप आर्टिफिशियल LED लाइट से प्लांट को वो लाइट स्पेक्ट्रम दे सकते हैं जो उसे फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ठीक है, लाइट तो सॉल्व हो गया, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे? उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, और हमारे नेचर में एक सर्टेन स्पेक्ट्रम में CO2 प्रेजेंट होता है। अब यदि वो स्पेक्ट्रम या उससे ज़्यादा CO2 सिलेंडर्स का इस्तेमाल करके वर्टिकल फार्म्स में दें तो प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस ज़रूर करेगा। ठीक है, मेरा CO2 हो गया, मेरा लाइट हो गया, अब बाकी मेरे प्लांट को बचा क्या? पानी। पानी तो हम दे सकते हैं NFT चैनल्स के थ्रू, पानी हम दे सकते हैं इरिगेशन सिस्टम्स के थ्रू, जो इंडोर आराम से एस्टैब्लिश हो सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। मैं हॉलैंड गया था, वहाँ पे मैंने ग्रीन हाउस में फार्मिंग देखा, ग्लास हाउस में फार्मिंग देखा, और वहाँ के एक म्यूज़ियम जब मैं गया तो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था। वर्टिकल फार्मिंग में 100 टन लोग टमाटर निकाल पा रहे हैं आराम से। अब ये कैसे वर्कआउट कर रहा है, क्या इकोनॉमिक्स है, क्या प्रोडक्शन फैक्टर्स है, मुझे मालूम नहीं, बट एज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट वर्टिकल फार्मिंग डेफिनेटली इज़ प्रूवन। अलग बात यह है कि हमारे देश में उसका यूज़ केस बैठा नहीं है, हमारे देश में वो रिजल्ट्स कोई ला नहीं पाया है, ओइंग टू मल्टीपल रीजंस। वर्टिकल फार्मिंग का एक और लॉजिकली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। आप कम से कम रिसोर्स में काफ़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब न्यूयॉर्क जैसे सिटी में जहाँ पे एकदम स्पेस नहीं मिलता है, आप शहर के बीचों बीच एक वर्टिकल फार्म खड़ा करके प्रोडक्शन अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। आप सीधा मार्केट में बैठे हो, आपको मार्केट कनेक्ट अच्छा मिलेगा, आपको बायर्स मिलेंगे, आपको विजिबिलिटी मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस डेफिनेटली है, बट मेजर डिसएडवांटेज यही है कि हमारे देश में उसका यूज़ केस बैठा नहीं है। उसका मेरे हिसाब से बड़ा रीज़न ये है कि अगेन वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता है। और दूसरा चीज़ की वर्टिकल फार्मिंग यदि आपको करना है, आपको सारे प्लांट के ग्रोइंग कंडीशंस का अच्छा जानकारी और उन पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब कि आपको एक हाईली स्किल्ड ग्रोअर होना पड़ेगा, वो हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वर्टिकल फार्मिंग का ये है, यदि आपको वर्टिकल फार्मिंग करना है आपको प्रॉपर एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, प्रिसाइज कंट्रोल्स करना पड़ेगा, जिसका मिला जुला के कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्टिकल फार्मिंग का एक और जो कॉमन डिसएडवांटेज मैं देख रहा हूँ कि शायद सारे वेजिटेबल्स जब तक वर्टिकल फार्मिंग में एक्सेप्टेबल हों वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एज ऑफ टुडे जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ लीफी वैरायटीज़, कुछ एडिबल फ्लावर्स जो मैंने देखे हैं, कुछ मिनी कैप्सिकम्स, कुछ स्नैक पेपर्स, ये सारे वर्टिकल फार्म में होते हैं। मेरा भी नॉलेज इस टॉपिक पे लिमिटेड है क्योंकि एक्सपोजर कम है, लेकिन ये एक डेफिनेट लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ वैरायटीज़ जो आप कर सकते हैं वो कम रहेगा। वर्टिकल फार्मिंग का एक और डिसएडवांटेज है कि आपके ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। यदि आपको सब कुछ आर्टिफिशियली क्रॉप को देना है, इंक्लूडिंग लाइट्स, CO2, मेंटेनेंस, ग्रोइंग चेम्बर, रूट जोन, ऑटोमेशन, तो आपका फार्म चलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं कहूँगा रिसर्च करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आप अच्छा किए तो बहुत अच्छी बात है, बट 100% मैं कह सकता हूँ इसमें एक रिस्क फैक्टर है
और एज सच एज ऑफ टुडे एक नीड नहीं है। भारत में बहुत रिसोर्सेज हैं, भारत में बहुत लैंड है, हर एक आदमी के पास ज़मीन पड़ा हुआ है, इस्तेमाल करिए, रेगुलर खेती करिए, आई थिंक आप ठीक रहेंगे। तो ये थे दोस्तों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक आदमी, चाहे वो एक छोटा किसान हो, चाहे वो एक बड़ा इन्वेस्टर हो, इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से ग्रोथ कर सकता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के मेजर एडवांटेजेस क्या हैं, फिर से हम ब्रीफली रिवाइज करते हैं। आपको ग्रोइंग कंडीशंस पे एक प्रिसाइज कंट्रोल मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका प्रोडक्टिविटी और क्रॉप क्वालिटी बेहतर होगा। दूसरा, आप रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। यदि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पानी का बचत, आप पेस्टिसाइड का बचत और आप बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट और लेबर का बचत कर पाएंगे, जो शायद ओपन फील्ड फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग में मुमकिन ना हो। प्रोटेक्टेड फार्मिंग का तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नेचुरली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा क्रॉप का। और आज के डेट में क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे वैरायटी, ग्रोअर। लेकिन सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं तो ये हमें एक तरीके से फ्यूचर रेडी बनाता है, हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक और एडवांटेज कि आप अपनी ग्रोइंग सीजन को एक्सटेंड कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा समय तक अगर आप उगा पा रहे हैं, नेचुरली आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ओवरऑल एक पिक्चर आपको मिल चुका है इस वीडियो के थ्रू। अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं बहुत ही ब्रीफली करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स शायद अभी रिपीट होने लगेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि किसान को इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज की कमी है। अब नॉलेज की कमी है, ये किसी की गलती नहीं है। असलियत ये भी है कि हमारे मार्केट में बहुत गंदगी है। लोग पैसे के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं और किसान इसी मामले में कभी भी प्रोड्यूसर या सप्लायर्स को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। सबसे पहले यदि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस चुनें, एक रेप्यूटेड सप्लायर के साथ जाएं, ताकि आपका प्रोड्यूस पर इम्पैक्ट ना पड़े। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कई सारे किसानों के लिए एक एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता है। अब वो सोचेंगे, मैं क्यों लगाऊँ मल्चिंग, मैं क्यों लगाऊँ नेट, मैं क्यों लगाऊँ, इसमें तो पैसा लगेगा, मुझे तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। ये भी सच्चाई है कि किसान को ज़्यादातर पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप छोटे से छोटे एरिया में पहले टेस्टिंग करिए, खुद कॉन्फिडेंस गेन करिए और फिर आगे बढ़िए। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी ब्रांड के साथ काम करें। अब इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। हमारे गवर्नमेंट कई सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। आप खुद का नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं इन वीडियोस देखकर, किसानों से मिलकर, जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनके फार्म पर जाकर, उनसे सीखकर, खुद का एक्सपोजर बढ़ाकर आपको बहुत सारे नए चीज़ सीखने को मिलेंगे। यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, छोटा स्टार्ट करिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए और फिर आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिला। ये वीडियो देखने से आपने ऑलरेडी एक कदम ले लिया है कि आप एक बेहतर किसान बनना चाहते हैं। मैं 100% आपको सपोर्ट करूंगा यदि आप अपना एजुकेशन बढ़ाना चाहें, यदि आप अपना खेती आगे ले जाना चाहें। और मैं आपकी सपोर्ट कैसे कर सकता हूं, नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए। हम साथ मिलकर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।